अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी। DGISI की अहम तरीन तैनाती का मामला 6 दिन बाद भी हल नहीं हो सका। इस अहम तरीन और हसास तरीन तैनाती पर उलझा मामला रात गए चीफ अवामी स्टाफ और वज़ीर आज़म की तवील मुलाकात और आज काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आने के बावजूद हल नहीं हो सका। और हल से मेरी मुराद ये है कि नोटिफिकेशन इज स्टिल नॉट साइंड। बहरहाल एक कंसेंसस डेवलप ज़रूर हो चुका है जिसकी डिटेल्स हम आज आपको बताएंगे। लेकिन 6 अक्टूबर को ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ के जरिए नए DGISI की तैनाती और जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने का ऐलान किया। पहले पहल तो हुकूमत तो ये तस्लीम करने को ही तैयार नहीं थी कि अहम तरीन तैनाती पर फौज और हुकूमत के दरमियान कोई मसला है, लेकिन वज़ीर इत्तलात बहरहाल 2 दिन पहले तक यही कहते रहे कि मामला हल हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। कल हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान ने तस्लीम किया बहरहाल कि इख्तलाफ राय तो मौजूद है। इख्तलाफ राय को अब लड़ाई का करार दे दें, ये तो बड़ी गलत बात है ना। आपका महर कोई और चीज़ पे राय हो सकती है, मेरी कोई और राय हो सकती है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कोई हमारी लड़ाई हो गई हुई है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ना सिर्फ वज़ीर आज़म और चीफ अवामी स्टाफ की रात की तवील मुलाकात का एतराफ़ किया, बल्कि ये वजाहत उन्होंने पेश की कि मिलिट्री सिविल ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। वज़ीर इत्तलात की इस वजाहत में ही मामले की हसासियत छुपी है। आज वज़ीर इत्तलात बार बार ये फरमा रहे थे कि तमाम कानूनी तरीके और कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म ही फाइनल अथॉरिटी हैं। कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक हो। जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। मामला उसी अथॉरिटी का है। नाज़रीन, आज 12 अक्टूबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिन इख्तियारात के सलब होने का खदशा है, ऐसी ही सूरत हाल 12 अक्टूबर 1999 को मियाँ साहब को दरपेश थी कि जब मियाँ साहब ने इसी इख्तियार के तहत एक आर्मी चीफ को घर भेजा तो कौम को मार्शल लॉ का खमियाजा भुगतना पड़ गया। 12 अक्टूबर 2017 को वज़ीर आज़म तब के शाहिद खाकान अब्बासी साहब से हमने जमहूरियत की सेहत और उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से सवाल उठाया तो उन्होंने क्या कहा? Especially on this day, I would like to ask you कि क्या आपको लगता है आज भी डेमोक्रेसी जमहूरियत जो है वो आमराना पंजों के नरगों में है? लेकिन जमहूरियत मुल्क में ज़रूर है और इंशाल्लाह रहेगी। और एक प्रोसेस होता है, जमहूरियत कोई एक दिन की बात नहीं है, तो वक्त लगेगा। इदारे एक दूसरे को समझेंगे जिसमें सिविलियन रिलेशनशिप, मिलिट्री रिलेशनशिप, जुडिशरी है, मीडिया है। इदारों को वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने में ही, और यही समझने की काविश है नाजरीन जो हम आज भी देख रहे हैं। 22 साल बाद भी आज भी 12 अक्टूबर है, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद अहम तरीन सवाल पैदा हुए हैं। पहला सवाल कि जो प्रेस रिलीज़ के जरिए ऐलान हुआ था क्या वो कानूनी ज़ाब्तों के खिलाफ था? इस प्रेस रिलीज की अब लीगल स्टैंडिंग क्या है? इस हवाले से भी वफाकी वज़ीर इत्तलात से जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि कानून के मुताबिक जनरल नदीम अंजुम को ही DGISI लगाया जाएगा तो फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। पहले DGISI की अनाउंसमेंट हुई है, उन्हीं का तकर्रर होगा या कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो नहीं चल रही होगी? मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि तमाम आईनी और कानूनी तकाज़े जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। वाज़ेह जवाब नहीं आया, लेकिन अब हुकूमत जिस कानूनी रास्ते की तलाश में है इसके तहत वज़ीर दिफा वज़ीर आज़म को 3 नाम भेजेंगे और इन नामों में से वज़ीर आज़म किसी एक नाम का इंतखाब करेंगे। मगर फिर सवाल उस ऐलान का है कि जो 6 अक्टूबर को हो चुका है, क्या अब हल किसी नए नाम की तैनाती का ही है? इसका इशारा भी बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे दिया। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। नए नाम पर इत्तफाक मसले का हल तो है, लेकिन फिर भी सुक्की दो तरफा है। और इस गंभीर सूरत हाल में जब ताल्लुकात आइडियल बताए जा रहे हैं, ऑल इज़ वेल, सब सेम पेज पर हैं, ताल्लुकात खुशगवार हैं, तो फिर ऑफकोर्स 6 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं किया गया? ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। बेयकीनी की इस फिज़ा को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मगर उससे पहले लीगल एस्पेक्ट का तयन
करेंगे, इसका लीगल जायजा लेंगे, बिकॉज कुछ अरसा कबल आपको पता होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से भी ये सब पे आया हुआ कि कानून में तो कोई कानून है ही नहीं अपॉइंटमेंट के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और ये मामला फिर अदालत में गया। क्या अपॉइंटमेंट वाजे है डीजी ISI के हवाले से, क्या तरीकाकार है, प्रोसेस क्या है? बात करते हैं सीनियर वकील सलमान अकरम राजा साहब से। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि डीजी ISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से कानून और रूल्स क्या कहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, क्या अपॉइंटमेंट को कौन सा कानून या रूल गवर्न करता है? देखिए, ISI के हवाले से असर खान केस के दौरान, जिसमें मैं असर खान साहब का वकील था, कुछ बातें सामने आई थी, और एक बड़ी बात जो सामने आई थी वो ये है कि ISI किसी कानून के तहत कायमशुदा इदारा नहीं है, कोई पार्लियामान का पास किया हुआ कानून नहीं है। ये सन 51 से एक इदारा है जो वजीर आजम के दफ्तर से मुंसलिक है। उस वक्त वजीर आजम लियाकत अली खान ने ये फैसला किया कि एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और उसके बाद ये मामला चलता रहा। कहा यह गया कि एक पॉलिटिकल सेल जो है वो वजीर आजम भुट्टो की हिदायत पे बनाया गया था, यानी कि ये बात कही गई कि ये इदारा जो है वजीर आजम की हिदायत के ताबे है और उनकी हिदायत के मुताबिक काम करता है। अब अगर ये सूरत हाल है, और हम हकीकत भी जानते हैं कि डीजी ISI का तकर्रुर माजी में भी वज़राए आज़म करते रहे हैं, और उसकी वजह समझ में आती है। ISI कोई फौज का इदारा नहीं है। ISI फौज से बाहर तीनों जो सर्विसेज हैं उनको मिलाकर एक इंडिपेंडेंट इदारा है वजीर आजम के तहत। अब ऐसे इदारे की सरबराही किसको करना है, इसका चूंकि किसी कानून में कुछ दर्ज नहीं है, और रिवायत यही रही है कि वजीर आजम इसका फैसला करती हैं, और बात माकूल इसलिए है कि और कोई भी ओहदेदार, खा वो आर्मी चीफ हो, वो जाहिर है अपने ओहदे का इस्तेमाल अपनी जो एक उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है आर्मी, उसकी हद तक कर सकता है। अगर ISI आर्मी का हिस्सा नहीं है तो फिर जाहिर है ISI के हवाले से आर्मी चीफ का मुझे कोई इस्तेकाक नजर नहीं आता। अब अगर एक शख्स वजीर आजम की माँ से डीजी ISI मुकर्रर हो गया है, तो जब तक वजीर आजम नहीं चाहेंगे वो वहां से हट नहीं सकता। खा वो एक लेफ्टिनेंट जनरल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको आपने वजीर आजम के ताबे कर दिया है, और अब वो वजीर आजम की जो एक आप कह लीजिए जो हिदायत है उसके तहत काम कर रहे हैं, और उस हिदायत को और कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। हमारी आर्म फोर्सेज आर्मी जो हैं आइन के तहत सदर पाकिस्तान जो हैं वो उनको कायम करती हैं, और सदर पाकिस्तान खुद जो हैं ताबे हैं वजीर आजम की एडवाइस के। यानी कि हमारा जो आइन है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जहां से भी आप देखें वो वजीर आजम ही हैं। लिहाजा वजीर आजम का जो एक इस्तेकाक है डीजी ISI अपॉइंट करने का, मेरी नज़र में और कोई ऐसा कानून नहीं है और कोई ऐसा उसूल नहीं है जो उस इस्तेकाक को रद्द कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। जुबैर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। फरमाइएगा, चेयरमैन नैब की तौसी को सदारती ऑर्डिनेंस से कवर दिया गया, मगर ऑपोजिशन की एक ना सुनी गई, एंड ये तो हमने अभी देखा है। तो क्या डीजी ISI की तैनाती में भी मामला वाकई अथॉरिटी का है, कानूनी सुकम है, या फिर जिद है? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ जो है ना इसमें मिस मैनेजमेंट है, इनकॉम्पिटेंस है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट होके सामने बार बार आता है। क्योंकि ये कि कानूनी जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं ये तो पहले देखने चाहिए ना, ये अनाउंसमेंट के बाद तो नहीं देखे जाते। अब ISPR ने जब रिलीज़ कर दिया नोटिफिकेशन और उसमें बता दिया गया, हमें जो मुझे और आपको चीज़ नहीं पता वो ये नहीं पता, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्या देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द आर्मी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर प्रायर टू द नोटिफिकेशन, बिकॉज दैट इज़ फंडामेंटल ना। अब हम तो अजम्पशन पर चल रहे हैं। मेरी अजम्पशन ये है, जो कि सेंस भी बनता है, कि ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि प्राइम मिनिस्टर को उस नोटिफिकेशन से पता चला है कि ISI चीफ चेंज हो रहा है। आई डाउट वेरी मच कि ये ऐसा हुआ होगा, और ये भी टाइमिंग के हवाले से भी, और जो साहब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जो कि जिसके लिए अनाउंसमेंट की गई है उसके हवाले से, ये मेरी अजम्पशन है। आई कुड बी रॉन्ग, बट अगर ये एज्यूम किया जाए कि जी आर्मी चीफ ने, बिकॉज महर आपको पता है
देखिए ना, ये चीज़ तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और हर जगह ये डिस्कशन थी। एक पोजीशन है जिसके बारे में पिछले बहुत अरसे से कि जी कब जनरल फैज़ वहाँ से मूव आउट होंगे, ये नॉर्मल डिस्कशन थी। लोग घरों में बैठ के और बिहाइंड द सीन ये बातें करते थे, और वो एक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक माहौल है जिसमें ये इंटरेस्ट होता है लोगों को। तो ये कैसे हो सकता है कि जी प्राइम मिनिस्टर वाज टेकन अ बैक कि जी उनको नहीं पता था। मेरे फवाद चौधरी साहब की वजीर इत्तलात की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 6 अक्टूबर की ISPR की प्रेस रिलीज को उन्होंने बेसिकली मुस्तरद कर दिया है, उसी के मुतरादिफ है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की? रिजेक्ट कर जी बिल्कुल उन्होंने ये कहा ना कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। इसका मतलब है 6 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट। तो बड़ा क्लियर है कि जी वो उस चीज़ को डिप्लोमेटिकली जितने अच्छे अल्फाज में कह सकते थे उन्होंने कहा है, बट उसका मतलब तो यही लिया जा सकता है। मेरे अपने ख्याल में एक जो चीज़ सामने उभर के बार बार आती है महर, जो आपने शायद जिक्र किया था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी, उस वक्त भी हमने देखा था और इस दफ़ा भी हमने देखा कि जो इनकॉम्पिटेंस है, हद दर्जे की इनकॉम्पिटेंस है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ये प्राइम मिनिस्टर का मेरा नहीं ख्याल है कि काम होता है कि ये इसकी लीगैलिटीज़ को देखना, उसकी नोटिफिकेशन कैसे होगी, कब होगी, उसमें तमाम तकाजे पूरे किए जाएं, नहीं पूरे किए जाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम होता है कि वो उस लीगल राय ले जिससे भी लेनी है और उसके बाद उस पर अमल दरामद किया जाए। इतनी शदीद एम्बैरसमेंट, इतनी की सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर मेरा ख्याल है इससे सिवाय इसके कि पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा, सिविल मिलिट्री चीज़ें वो डिस्कशन का हिस्सा बन गई हैं जो नहीं बननी चाहिए। आई मीन दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट वी वांटेड कि जी इस तरह से हो के आए कि ऐसे लगे कि आमने सामने खड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद वेडनेसडे को जब अनाउंसमेंट होगी तो वाई इट टुक सो लॉन्ग कि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अब किया जाएगा। और ऑन अ लाइटर नोट आपने जिक्र किया डिफेंस मिनिस्टर का, शुक्र है उनका भी कहीं नाम आया है कि ही हैज अ रोल टू प्ले। फंडामेंटल क्वेश्चन अगेन कि डिफेंस मिनिस्टर का रोल होता है क्या है? उनको कभी कॉन्फिडेंस में लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता? जी ऐसा ही है सर। आप डिफेंस मिनिस्टर आपके दौर में कौन से बहुत बड़े टारगेट थे माजरत के साथ? दिस इज अ रियलिटी। मुझे इजाजत दीजिए, वो कहीं आपको नजर ही नहीं आते ना। हाँ सर, भारी पत्थर है सर, ये ना आप उठा सके थे ना ये उठा सकते हैं, मगर बताइए कि आज भी मसला। जुमला कंप्लीट कर लूं महर एक जुमला कंप्लीट कर। देखें ना, ये बहुत एक ऑन अ सीरियस नोट देखें, बात ये है कि CIA के डायरेक्टर आते हैं, हम देखते हैं कि वो उनकी मिलिट्री चीफ से और ISI चीफ से मुलाकात हुई जो होनी भी चाहिए। मज़र अब्बास साहब से तज्जिया लेंगे, क्या हुकूमत आज 6 दिन बाद 6 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर क्या हुकूमत ज़्यादा मजबूत है या हुकूमत कमज़ोर होती दिखाई दे रही है उनको? मज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मसला दो तरफा इज़्ज़त और वक़ार का ही दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली, और दरमियानी रास्ते की बात हो रही है, वो भी कानूनी रास्ता कहा जा रहा है बार बार। मेरी बहरहाल खबर यह है कि अब एक नई समरी भिजवाई जाएगी। अपॉइंटमेंट डॉक्टर जनरल नदीम अंजुम साहब की ही होगी, मगर एक नई समरी के तहत। तो अगर अपॉइंटमेंट वही होनी है, नदीम अंजुम साहब की ही होनी है, लेकिन एक नई समरी आनी है, डज इट नॉट सीम कि ये कहीं ना कहीं ईगो का मसला है? शुक्रिया महर। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सूरत हाल 12 अक्टूबर को ही पेश आई आयरनी, और क्वाइट द आयरनी। और उस वक्त भी 99 को भी प्रोसीजरल ही मसला था और यही कहा गया था कि जी प्रोसीजरल मसला है, अगर वो वापस आ जाते कोलंबो से उसके बाद कर देते। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त भी, जब प्राइम मिनिस्टर ने किया था तो उस वक्त भी यही मसला था। यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि अगर जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा और फिर प्राइम मिनिस्टर का भी वो हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आया कि जी इस बात को गलत रंग नहीं दिया जाए, तो इशू तो गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट कर दिया। यानी 6 अक्टूबर को जो भी था, अभी मैं सलमान अकरम राजा साहब को भी सुन रहा था, मसला ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात हैं या नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर ISI होती है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने जब जनरल
शम्स कल्लू को जब वो किया था तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी कि जी रिटायर्ड जनरल को क्यों किया जा रहा है। बट दैट सर वो एक मिसाल है ना हमारे पास तारीख में। अगर आप मुझे इजाजत दें मजहर साहब, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी और जुबैर साहब को भी दिखाना चाहूंगी, और फिर मैंने जो आप ये बात आपसे शेयर की कि समरी हमारी ये खबर है कि एक बार फिर उसको प्रिपेयर किया जाएगा और डिस्पैच किया जाएगा, एंड आई विल गिव मोर डिटेल्स। मगर सर क्योंकि आपने जनरल कल्लू का जिक्र किया मजहर साहब, और आप कह रहे हैं कि ये इख्तियार का मसला नहीं है, बट क्या ये वाकई इख्तियार का मसला नहीं है? क्योंकि आपने अभी सुना सलमान अकरम राजा को, उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तेकाक नहीं है, ये वजीर आजम का इख्तियार है और कोई और उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। सो अगर वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव को ये महसूस होता है कि उनको ओवरस्टेप किया गया है, इज दैट नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस? नहीं, असल चीज तो ये ना, ये चीज का फैसला कैसे होगा? अच्छा फर्ज करें अगर चीफ एग्जीक्यूटिव खुद नहीं फैसला कर सकता, अगर प्राइम मिनिस्टर के फैसले को ओवरराइड किया गया है तो ये 6 अक्टूबर को किया गया ना, 6 अक्टूबर को प्रेस रिलीज आई थी ना, आज 6 दिन गुजर गए, ऑलमोस्ट अ वीक। यस जुबैर साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि वजीर आजम का इख्तियार, उनका इस्तेकाक इधर मैटर करता है? जी जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हमारी पहले भी अंडरस्टैंडिंग थी, सलमान अकरम राजा ने उसको और बेहतरीन तरीके से क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन और बहुत अच्छे तरीके से किया कि वो तो ISI इज़ आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द आर्मी और द आर्म फोर्सेस, तो वो तो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर, और दैट रेजेज सेवरल क्वेश्चंस इन फैक्ट कि एक तो ये वो जो जनरल कल्लू की एग्जांपल दी थी, उस वक्त भी जब झगड़ा हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी वो हाजिर सर्विस हो, बिकॉज जब वो प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट करते हैं और आउटसाइड द एम्बिट, बल्कि एज अ सब्स्टिट्यूट की ऑप्शन भी डिस्कस हो रही है दारुल हुकूमत में कि क्या वजीर आजम एक सिविलियन लगा देंगे, बिकॉज एक लाइटर नोट में हमें ये भी खबर मौजूद हुई कि वो लाइटर नोट में कहा गया नहीं तो CIA का डायरेक्टर अगर सिविलियन हो सकता है। जी जी नहीं, जिस तरह ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है या CIA है या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, मतलब ये तो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली क्या अलाउ है क्या नहीं है। अब्बासी साहब ने बेसिकली कहा कि ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट, प्रैग्मेटिक भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उधर से अनाउंसमेंट हो गई है तो बेहतर है कि नोटिफाई कर दें, आप क्यों एम्बैरेस कर रहे हैं चीफ को और एक इदारे को? आप इस कायल नहीं है इस बात के, और आयरनी इसमें भी है सर कि आपकी पूरी जमात सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती है। देखिए कल और आज में बहुत 24 घंटे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें बहुत डिफरेंस है ना। कल तक फवाद चौधरी साहब ने इतनी डिटेल में नहीं बात की थी, कल तक काबीना का इजलास नहीं हुआ था जिसमें वो जो आज बातें सामने आई हैं। तो मैं शुरू में ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हमें फैक्ट्स पता ही नहीं है और हम ज़ाहिर है फिर भी असेसमेंट हमें करनी पड़ती है। लेकिन मगर क्या आपकी जमात जो वोट को इज्जत दो से लेके सिविलियन सुप्रीमेसी से लेके इदारों में लोगों के नाम ले के आप लोग उनको इंसाइट करते हैं, क्या आपको इसके ऊपर एक ब्लैंकेट मौकफ आपका नहीं होना चाहिए था? अब्बासी साहब जिस कॉन्सेप्ट जी अब्बासी साहब जिस लॉजिक से कह रहे थे वो लॉजिक वही है जो मैं कह रहा था कि इट इज़ हार्ड टू बिलीव। अगर मुझे चूज करना है कि ISPR ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रहा है या द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो आई विल रादर पिक अप ISPR कि उनकी जाहिर है वो एक सारी तैयारी होगी। ठीक है, मेरे पास ये उनका कल का मौकफ आ गया है, मौकफ देख लें। मजहर साहब ये जरा मौकफ देखिए अब्बासी साहब का। एक इजहार हो गया है, वो किस बुनियाद पर हुआ ये आप बैठकर बात कर लें, मगर अब हो गया तो अब उसकी पासदारी करें। इजहार कर दिया गया है बिल्कुल, तो अब उसकी पासदारी करें। जी आप आर्मी चीफ को एम्बैरस मत करें, फौज को एम्बैरस मत करें। ये मजहर साहब PMLN की क्या सियासत है? ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है? ये कभी बात करते हैं वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी की, फिर बात करते हैं कि एम्बैरस ना करें, उन्हें करने दें जो करने हैं, मगर इधर जुबैर साहब कहते हैं बिल्कुल इस्तेकाक है। आई मीन ये कौन क्या सियासत है? कैन यू मेक एनी सेंस और लॉजिक ऑफ इट? गलत मौकफ है। ये ऑपर्चुनिस्टिक सियासत है। 12 अक्टूबर 99 को क्या था? यही तो कहा गया था कि कोलंबो से वापस आ जाने दें, उस वक्त कर लें उसको। उस वक्त क्या मौकफ था? तो आप मुशर्रफ को एम्बैरस नहीं कर रहे थे आप अपने चीफ को पूरी दुनिया के अंदर हवा में उड़ाते हुए? वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस वक्त पर यही पॉलिटिशियंस के डायलेमा है, यही इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और सिविलियन गवर्नमेंट का ये राइट है, पर
मसला ये है कि आपने 6 दिन एक आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये चलता रहा गलत, सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन तो गलत नहीं थी। आज साबित हुआ कि सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही थी वो गलत नहीं थी, यानी उसमें लैंग्वेज को छोड़ के। लेकिन ये बात तो थी ना कि एक प्रॉब्लम थी जिसका एतराफ फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं, जिसका एतराफ वजीर आजम भी कर रहे हैं कि जी मसला हल हो जाएगा, हमारे ताल्लुकात अच्छे एक पेज पर हैं। कैसे एक पेज पर है कि 6 दिन से वो पेज ही नहीं फैसला हो पा रहा। तो आपने एक इशू खड़ा कर दिया, एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, जिसको प्राइम मिनिस्टर को या तो एक दिन में पहले ही दिन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर देते, कह देते कि जी नहीं नथिंग डूइंग, आप इनको रखें, खत्म होगी बात, जो भी क्राइसिस होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 6 दिन डिले करके एक इशू क्रिएट कर दिया, एक इशू जो क्रिएट नहीं होना चाहिए था, वो गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग से इशू क्रिएट हो गया। लेकिन पीएमएलएन जो लॉजिक दे रही है वो लॉजिक समझ से बालातर है, क्योंकि पीएमएलएन जब लॉजिक दे रही है तो फिर अगर नहीं पीएमएलएन कोई ऐसी लॉजिक नहीं दे रही, प्लीज। ये बड़ा अच्छा है सर, शहबाज शरीफ भी कोई लॉजिक देते हैं तो उसको अब्बासी साहब रिजेक्ट कर देते हैं कि ये उनका अपना बयान है। इधर सदर जमात के सदर ने लॉजिक दिया है, जुबैर साहब बैठ के कह रहे हैं कि पीएमएलएन का लॉजिक नहीं है। मेरे से तो पूछ लें जवाब, पीएमएलएन का मौकिफ क्या है? अच्छा, अब आपका जवाब पीएमएलएन का मौकिफ होगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी का जवाब पीएमएलएन का मौकिफ नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा है ये? मैंने तो ये कहा है, पहले तो 99 का और आज का इशू बिल्कुल 2 डिफरेंट चीजें हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैड द राइट इन 1999 टू अपॉइंट अ न्यू चीफ, और अगर वो प्रोसीजरियल कोई उसमें इशू था तो उसका मतलब ये नहीं है कि कू कर दें। The Prime Minister also has the right today to appoint his DGISI. हम बात कर रहे हैं कि क्या मिलिट्री इंटरवेंशन वाज अलाउड इन द नेम ऑफ प्रोसीजरियल इश्यूज, दैट इज द इशू। नहीं, आज सुन ले सर मजहर। दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि फर्ज करें अगर आज भी वही सिचुएशन क्रिएट होती, पीएमएलएन कहां खड़ी होती? बिल्कुल वहां खड़ी होती जहां हम 99 में खड़े थे। एब्सोल्युटली। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब हम सिर्फ इसलिए सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि ताकि तख्ता हो जाए इमरान खान का। जनाब, हमारे लिए जब हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं करते कि आइन की बालादस्ती हो लेकिन इमरान खान के लिए ना हो। ये तो हमने कभी कहा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मैं जी मजहर साहब कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज की पोजीशन पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन लेते हैं और वो पोजीशन कॉन्ट्ररी टू द चीफ होती है, जो चीफ ने पोजीशन ली है या आईएसपीआर ने जो पोजीशन ली है, तो फिर पीएमएलएन या ऑपोजिशन किसके साथ खड़ी होगी? सर आई थिंक वाजिब इसका जवाब अब्बासी साहब ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात सुनी। नाज़रीन, आपको कहा था कि आपको बताएंगे। हमारी खबर ये है कि तशवीश और एप्रीहेंशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये रही कि ये अनाउंसमेंट जो है ये पिंडी से क्यों कर दी गई, उनको क्यों लूप में नहीं लिया गया, वो क्यों इसके लिए तैयार नहीं थे। गो के उधर हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि बिल्कुल बताया गया था, लूप में लिया गया था, शायद मुकम्मल तौर पर रजिस्टर ना किया हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के और ख़ित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में जनरल फैज़ को बतौर DGISI चंद माह और कंटिन्यू करवाया जा सके, बट बहरहाल ऐसे नहीं हुआ। अब हमारी खबर है कि एक नई समरी प्रिपेयर की जाएगी, फिर उसको सर्कुलेट किया जाएगा, भिजवाया जाएगा। ड्यू प्रोसेस से ये काम होगा। अगले 24 से 48 घंटों में इम्कानात हैं कि वो साइन कर दी जाए और इसी तरह मामला हल की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले कि इमरान खान के दरीना साथी जहांगीर खान तरीन आज बोले और खूब बोले। हुकूमत बनाने, जहाज दौड़ाने, पैसा उड़ाने और सीटें बचाने के सभी एहसान उन्होंने एक एक करके मीडिया के सामने रख दिए। जहांगीर खान तरीन ने लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए असेंबली अरकान की PTI में शमूलियत के लिए तैयारों के इस्तेमाल का जिक्र भी किया, बबांगे दहल किया। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद PTI की कुछ सीटें कम हुई तो इमरान खान साहब का पैगाम आया कि पंजाब के बगैर हुकूमत का फ़ायदा ही कुछ नहीं, जिस पर उन्होंने कहा फिक्र ना कीजिए। फिर आपको पता है कि जहाज चला। नाज़रीन, जहांगीर खान तरीन का कहना था कि इलेक्शन से 6 महीने पहले उन्हें गलत और फजूल फैसले से नाअहल कर दिया गया। बाकायदा साजिश के तहत उन्हें खान साहब से अलग कर दिया गया। इस दरीना दोस्ती का सियासी मुअम्मा धीरे धीरे मसलहत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। चंद माह कबल FIA ने जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली खान तरीन के खिलाफ
मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे की तहकीकात करने वाली टीम के मुताबिक एक गैर मुल्की कंपनी में मुबैना तौर पर शेयर्स मुंतकिल करने के मामले की तहकीकात कुछ अरसे से जारी थी और शवाहिद हासिल होने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान जहांगीर खान तरीन की जानिब से पैसे के गबन की सोची समझी और धोखादही पर मबनी स्कीम सामने आई। जहांगीर खान तरीन की कंपनी JDW से एक गैर मुल्की कंपनी में 3 अरब रुपए से जायद के हिस्से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए कि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आते हैं। दूसरा अहम तरीन स्कैंडल चीनी के बहरान का है। नाज़रीन, चीनी बहरान का सामना जब हुआ हमें तो गुज़िश्ता बरस सामने आने वाली चीनी स्कैंडल पर जारी तहकीकात को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इस हवाले से वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA जहांगीर खान तरीन, उनके बेटे अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात की रोशनी में मुकदमात के इंदराज से ताहाल आगे नहीं बढ़ सकी। जहांगीर खान तरीन और अली तरीन शुगर स्कैंडल तहकीकात की रोशनी में कायम मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर सेशन कोर्ट में पेश हुए तो FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म ने 1 मैन कमेटी भी तश्कील दी कि जिसे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने हेड किया। उनका बहरहाल अभी भी ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर चुके हैं और अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। उन्होंने जहांगीर खान तरीन की कानूनी और फाइनेंशियल टीमों से मुतअद्दिद मुलाकातें भी की और ये रिपोर्ट जल्द ही वज़ीर आज़म को पेश करने वाले हैं। गो के हमारे ज़राए कहते हैं कर चुके हैं, लेकिन इस बयान के बाद अली ज़फ़र रिपोर्ट आज तक गुमशुदा ही है। वज़ीर आज़म की एक मुलाकात में उन्होंने ये बात हमें ज़रूर बताई कि उनके सिर्फ एक सियासी दोस्त थे और वो जहांगीर खान तरीन थे। एक वक्फा भी बी राइट बैक। हुकूमत 6 अक्टूबर के एक और मामले में उलझी है। 6 अक्टूबर को हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी और आज मुस्लिम लीग नून ने इस ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून ने नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब ने मरियम नवाज शरीफ की जमानत अदालत में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ दायर 39 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज बरियत की अहल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खातून होने के बिना पर रिलीफ दिया, मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। नैब की दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं, कारकुनों और हामियों से कमरा अदालत भर देती हैं, कमरा अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं, रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यूज देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कमेंट्स देती हैं, गवाहान पर दबाव डालने का सबब भी बनती हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि 6 जुलाई 2018 को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील ताहाल ज़ेर इल्तवा है और अपील पर गुज़िश्ता 8 समातों में 5 मरतबा अपील करंदगान की तरफ से इल्तवा मांगा गया है। नाज़रीन, इस लिए अदालत में ये कहा गया नैब की तरफ से कि मरियम नवाज की सजा मुअत्तल करके जमानत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए। एक तरफ तो नैब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमानत को चैलेंज कर दिया है, तो दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। ये ऑर्डिनेंस नैब के निज़ाम को, हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ लेने से भी इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत के दौरान शाहिद खकान अब्बासी के वकील ने वाज़ेह किया कि मेरे मौक्किल नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ नहीं चाहते। LNG रेफरेंस में बहरहाल दीगर मुल्ज़िमान के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस बनता ही नहीं, बरियत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शरीक मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि नया ऑर्डिनेंस आया है, हमें जायज़ा लेने का वक्त दिया जाए। नाज़रीन, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस के बाद नैब और एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है और नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी निकाल दिया गया है। एहतसाब अदालत पहले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में केस की हैसियत का फैसला करे। इस मौके पर हैरत अंगेज तौर पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़िमान के वकील की मुखालिफत करते हुए कहा कि काबीना के फैसलों को जो नैब से इस्तस्ना दिया गया है वो 6 अक्टूबर के बाद आने वाले फैसलों पर होगा।
यानी कि एहतसाब अदालत के जज भी इस मौके पर एक कहका जो है अदालत के अंदर जो है वो सुनने को आया। नाज़रीन, अब जज साहिबान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीली रिपोर्ट तो तलब कर ली है। नैब के इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के चंद पहलू वजाहत तलब ज़रूर हैं कि अगर कानून के मुताबिक मामला नैब के दायरा इख्तियार से बाहर है तो इसे फिर किस फोरम पे उठाया जा सकता है। इबाम ये भी अपनी जगह मौजूद है कि 6 अक्टूबर से पहले जिन मुल्ज़मान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, क्या उनको भी रिलीफ मिल जाएगा, क्या ज़ेर समात केसेस पर नैब के इस कानून का इतलाक होगा या नहीं, या फिर एज ऑपोजिशन सेज उनका मानना दुरुस्त है। वो फरमाते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को ही, अपनी काबीना को ही NRO दे दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ लीडिंग लॉयर्स मौजूद हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। एक तो फरमाइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता साहब ने क्यों इससे रिलीफ लेने से इनकार कर दिया है? देखिए, मैं शाहिद खाकान का वकील हूं। आई नो। उनका ख्याल ये है कि एक तो बार बार हमें ये, जब इन्होंने कोशिश की थी पहले कि बातचीत के ज़रिए अच्छा ला आ जाए तो गवर्नमेंट कहती थी आप NRO ले रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि अब इन्होंने अपने आप को खुद NRO दिया तो हम क्यों लें। दूसरा असूली बात यह है कि देखिए, पार्लिमान है पाकिस्तान में ना, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इसमें कवानीन ऐसे आने चाहिए जो अवाम की विल को रिफ्लेक्ट करें, नॉट डैट कि एक आदमी बैठ के आर्डिनेंस जारी कर दे। मुनासिब बात नहीं है। कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी, इस पर बातचीत हो जाती तो अच्छा तौर पे, क्योंकि ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं तो इससे एक वजह ये कोई भी रिलीफ नहीं लेना चाहते। वजह ये कि जिस अंदाज से चेयरमैन नैब को, देखिए डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन कराया गया, क्योंकि ला ये है कि जब चेयरमैन ना हो तो डिप्टी कंटिन्यू करता है काम, उसको दबाव डाल के रिजाइन कराया गया। इनको एक्सटेंशन पहले इतने कंट्रोवर्शियल हैं, जिस अंदाज से सूरत हाल पैदा की गई है वो समझते हैं कि एक तो इन्होंने अपने आप को SRO दिया है, NRO दिया है, आइंदा के लिए 4 साल के लिए भी अपनी मर्जी का बंदा लगा के ले जाना चाहते हैं ताकि माशाल्लाह। एक्चुअली ये आप अदालत में मौजूद थे, आज प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये बाकी कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। नहीं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा। उन्होंने कहा ये मैं मौजूद था, मुझे जज साहब ने कहा कि आप बताएं। सदर मैं उनमें सीनियर हूँ तो मैंने ये बात की कि सबसे पहले मैं वजाहत करता हूँ कि शाहिद खाकान साहब इसकी तरफ से, मैं उनकी तरफ से, मैं एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट बता देता हूँ आपको। मैंने बताया कि एक कानून आज से नाफिज जब होगा, दूसरी बात ये जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी उन पे भी लगेगा, लिखा हुआ है कि पेंडिंग चीज़ें फ़लाँ जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और तीसरी बात ये है कि उसने तमाम कलेक्टिव बॉडीज़, कैबिनेट कमेटियाँ, वर्किंग पार्टीज, सबका मामला जो है वो नैब के इख्तियार से निकाल दिया। अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स है तो वो भी नैब से निकाल दिए। तो ये केस तो इस तरह का केस है, आप देख लें, इसको आपकी मर्जी है। इस पे जब वो प्रोसिक्यूटर ने बात की तो उन्होंने कहा कि सच्ची बात तो ये है कि ये इस हुकूमत के जो फैसले हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेगा और पुरानों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अनबिलीवेबल, लोग हंस पड़े, बट इट वाज नॉट, ये ईमानदारी से वो कह रहे थे। फैक्ट तो यही है ना, लेकिन सच्ची बताऊं ये पिछलों पे भी लगता है, इंसाफ की बात रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, कॉमन सेंस है। हाँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि तमाम पेंडिंग इंक्वायरियां। प्रोसिक्यूटर जनरल क्या कर रहे थे ये करके? वाज ही क्रैकिंग अ जोक? मैं क्या कह सकता हूं, हमने इसलिए अदबन कहा कि शायद इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया, आपने शक का फायदा दे दिया, नौकरी ना चली जाए ना गरीब की। बात तो उसने सही की थी, लेकिन देखिए उसमें लिखा हुआ है कि तमाम पेंडिंग ट्रायल, तमाम पेंडिंग इंक्वायरियां ट्रांसफर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि बैक डेट से लगता है, ला भी यही है। पिछली दफा 2019 में एक छोटा सा आया था मैंने, उसमें जो उससे 10 साल पहले राजा अशरफ का केस चल रहा था वो उसी में इकट्ठे हो गए थे। तो ये लगता तो सबके ऊपर है, लेकिन शायद खाकान साहब का एक असूली मौक़िफ़ था जिसकी जद में मिफ्ता साहब भी आ रहे हैं। वो भी अच्छी चीजें भी हैं, मैं I'll get to that सर, मगर आज हम इसी समात के बारे में बात करें। उन्होंने कर दिया मामला खराब। सलमान अकरम राजा साहब, आज पहला मौका है कि ऑपरेशनली इस ऑर्डिनेंस के जो असरात हैं उनको जांचा जा रहा है, अदालतों के अंदर समझने की कोशिश की जा रही है। प्रोसिक्यूटर जनरल का बयान भी आपके सामने है, शक का फायदा दे रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, बट मैं तो ना दूं इतने हसास मामले के ऊपर शक का फायदा जो रेट्रोस्पेक्टिवली ये कानून में एप्लीकेशन होनी है। बट इबाम सिर्फ यही नहीं है, इबाम फोरम के हवाले से भी है सर। क्या अब नैब प्रोसिक्यूट कंटिन्यू करेगा प्रोसिक्यूशन ये सब केसेस जो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक, दीगर सब लोगों के बने हुए हैं, किस फोरम के ऊपर ये प्रोसिक्यूट होंगे? एहतसाब अदालत में कंटिन्यू हो सकते हैं? आर दीज ऑल लूप होल्स या स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस? नहीं, मेरी नज़र में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिन मामलात को इस ऑर्डिनेंस ने दायरा इख्तियार से नैब के बाहर कर दिया है और जो एहतसाब अदालतें हैं उनके इख्तियार समात से बाहर कर दिया है, तो अब कोई मुल्जिम कुछ भी कहे, ये तो एक कानून का तकाजा है। ना वो अदालत अब सुन सकती है इन मुकदमात को,
अच्छा, यानी कि अगर आपके खाकान अब्बासी साहब कहें भी, मिफ्ता इस्माइल कहें भी हमें रिलीफ नहीं चाहिए, दैट इज जस्ट पॉलिटिकल रेटरिक, दे विल गेट द रिलीफ। ये अदालत ने अपने इख्तियार समात का जो तयन है वो खुद करना है, और मेरी नज़र में जो मामलात अब पॉलिसी के ज़ुमरे में आते हैं या राय के ज़ुमरे में आते हैं उनको बाहर कर दिया गया है, और ये समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को बाहर किया गया है। देखिए, बदउनवानी को बाहर नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया है कि अगर किसी शख्स ने कोई राय दी इन कमेटियों में या काबीना में बैठे हुए या कोई पॉलिसी का फैसला अपनाया, तो बजाते खुद इस बुनियाद पे मुकदमा नहीं बनेगा कि वो पॉलिसी बुरी थी या अच्छी थी, बाद में वाकयात ने उसको अच्छा साबित किया या बुरा साबित किया। इसी तरह किसी की राय अगर बाद में गलत साबित होती है, ये तमाम चीजें जुर्म नहीं है। और मेरी नजर में नैब के कानून की रूह शुरू दिन से यही थी, अगर किसी ने वाकयातन कोई बदउनवानी की है, कोई असासे बनाए हैं, कोई रिश्वत ली है, तो वो आज भी काबिले गिरफ्त है, कल भी काबिले गिरफ्त था। तो मेरी नजर में तो ये अच्छी तब्दीली हुई है। बट ये LNG के केसेस जो आज ज़ेरे समाअत थे सर, ये तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जुमरे में आते हैं ना? देखिए, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किस चीज को कहा गया? राय को, पॉलिसी को। क्या आपने लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए? आपने क्यों इजाजत दी टर्मिनल बनाने की? अब इसमें जब तक कि आप ये साबित ना कर सकें कि इन पॉलिसियों के पीछे पॉलिसी बनाने वालों ने, यानी कि अगर काबीना की पॉलिसी थी तो आपको बताना होगा कि पूरी काबीना ने रिश्वत ली, पैसे लिए, ये चीज करें आप साबित। या तो आपको नजर आए कि असासे हैं ऐसे जिनका और कोई जवाब समझ में नहीं आता, अपनी आमदन से जायद असासे हैं, वो चीज तो अब भी मौजूद है। लिहाजा इस कानून का जो अब रुख है वो मैं समझता हूँ सही समत मोड़ दिया गया है कि किसी ने अगर वाकयातन बदउनवानी की है और आपको उसका कोई सिरा मिल गया है तो उसकी आप तफ्तीश कीजिए, उस पर आप मुकदमा बनाइए। और इससे डायरेक्ट रिलीफ अभी कौन कौन से पॉलिटिशियंस को मिलेगी? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता किसके क्या मुकदमे चल रहे हैं और किन बुनियादों पर चल रहे हैं, क्या चार्ज फ्रेम हुए हैं, लेकिन अगर ये मुकदमे की बुनियाद है कि कोई फैसला ऐसा किया गया जो बाद में बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ या नुकसानदेह साबित हुआ, LNG की कीमत गिर गई, आपने ज्यादा कीमत पे क्यों खरीदा था, इस नौयत के जो मामलात हैं वो नहीं आगे चल सकते। इनमें बज़ाहिर कोई बदउनवानी नजर नहीं आती, सिर्फ एक फैसला था जो सही हुआ या गलत हुआ, उसको अब प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, सो ये तो इंटरेस्टिंग है। बैरिस्टर साहब, मुझे बताइएगा कि मरियम साहिबा का भी आज केस जो था, उधर नैब ने भी जमानत मनसूखी की डिमांड की है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक दबंग दरख्वास्त डाली है कि ये तो एक सियासी थिएटर लगाती हैं दरा के, ये तो सीरियस ही नहीं है। 8 समातों में 5 दफ़ा तो इल्तवा ले चुके हैं, बार बार नया जवाब पेश किया जाता है। आपको लग रहा है कि ज़मानत को सही वक्त पे चैलेंज नहीं किया गया और अब ये दरख्वास्त की जा रही है, इसका कानूनी लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? नैब में हमें रोज़ दरपेश आता है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, एक बड़े सियासतदान का केस 2016 से अपील में पड़ा है, 19 में पहली तारीख आई थी और दोबारा नहीं आई। मरियम तो 18 में कन्विक्ट हुई है जी। ये पहले तो ये बताया जाए ना कि इसमें ज़रा जल्दी क्या की है। शायद खकान के केस में भी 8 दिन की तारीख पड़ती है, उसी कोर्ट में मेरे भी केस हैं यहाँ 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की पड़ती है। एक तो बहरहाल मैं ज़्यादा खुल के नहीं कहता। दूसरी बात ये, ज़मानत हाई कोर्ट ने ली, गलत या सही, ज़मानत के कैंसिल करने के अपने असूल हैं। ये मुल्क से भाग ना जाए, ठीक है, शहादत ज़ाया ना कर दे, शहादत तो सरकार ये ज़ाया क्या करेगी, वो बाहर ECL पे जा नहीं सकती। इसके अलावा तो ग्राउंड ही कोई नहीं है, रिकॉर्ड सारा जो है वो गवर्नमेंट के पास है। ये कहना, देखिए वो सियासतदान तो है, वो तो आएगी, लोग इकट्ठे होंगे, तो पॉलिटिकली एक्टिव होना जुर्म नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की ज़मानत की आर्टिकलिटी नजर देती है। मतलब अगर आपको, मैं मजीद तो कुछ नहीं कह सकता सिवाय इस बात के, आप क्या चाहते हैं, यही आपकी नीयत है, केस इसलिए बनाते हैं कि लोग उनके पास ना आए, मीडिया उनके सामने ना आए, उनको साइलेंस करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आईन ने, हाँ, अगर इससे वो किसी गवाह को धमकी देती हैं, अगवा करती हैं, मुल्क से भागती हैं, तो यस, मैं भी एविडेंस टैंपर करने के एविडेंस को करने की गुंजाइश ही नहीं है, इसकी कन्विक्शन हो चुकी है सरकार, अब तो गवाही होनी नहीं है ना। आप इसको कोई, पिछले हफ्ते उन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दरख्वास्त में जनरल फैज साहब का बराह रास्त नाम लिया, और आप जानते हैं कि उसके बाद मामलात अक्सर तब्दील हुए हैं मुल्क में। कोई कनेक्शन आप इस नैब की दरख्वास्त का उससे देख रहे हैं? देखिए, मैं पॉलिटिशियन आप भी हैं, मैंने कहा याद दिला दें। आई नो, इस वक्त चूंकि वकील किया, देखिए मैं चाहूँगा ये कि इन केसेस को मेरिट पे फैसला किया जाए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा हो, अगर कोई किसी खास सियासी पार्टी से या किसी का बच्चा या बेटी है, उसकी कन्विक्शन या उन पर सजा नहीं होनी चाहिए।
वो बिल्कुल आएगी, उसको आना चाहिए, वो आए, उसका हक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है, हक है लोगों से मिलना। ठीक है, मुझे इसका निचोड़ लेने दीजिए राजा साहब से क्विकली। राजा साहब, मरियम साहिबा की दरख्वास्त काबिल समात है कि नहीं? अभी अदालत ने उसमें भी फैसला करना है, और ऊपर से नैब का ये जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट से कहना कि जब्त किया जाए उनकी आज़ादी को, इन दोनों को ज़रा एनालाइज कीजिए लीगली एज वेल कि किस में ज़्यादा मेरिट है, वजन है। देखिए, एक मामला जब अदालत के सामने हो तो फिर हम उस पर नहीं, मेरिट्स पे नहीं किया करते तबसरा। ये तो एक अदालती अमल में दखल देने वाली बात है। उमूमी बात ये की जा सकती है कि अगर किसी को जमानत मिली है तो जमानत को आपने अगर रद्द करवाना है, उसको कैंसिल करवाना है, तो उसकी बहुत कोई बड़ा ग्राउंड चाहिए। बैरिस्टर साहब ने जिक्र किया कि वो शहादत को खराब करने की पोजीशन में हो, मुल्क से भाग जाने की पोजीशन में हो। ज़ाहिर मामलात अगर सामने नजर आए तो फिर जमानत को मंसूख होना चाहिए, वरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, ये आयरनी है कि सलमान अकरम राजा और शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब को जिन केसेस के अंदर उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, कोल्ड काटरी में बंद कर दिया उन्हें, और आज वो कह रहे हैं हम रिलीफ नहीं, नैब ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं लेंगे। हुकूमत में बैठे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहरहाल जवाब देना चाहिए। आपने सुना होगा यकीनन विंटर इज़ कमिंग, ये जुमला HBO की टेलीविज़न सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के मशहूर तरीन जुमलों में से एक था, और इस जुमले का इस्तेमाल हर उस जगह पे किया जाता है जहां मकसद हो कि वक्त से पहले मुश्किलात के लिए तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह लेट अस रिमाइंड यू, विंटर इज़ कमिंग, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में गैस की 15 घंटे तवील लोड शेडिंग का शेड्यूल बना लिया है, और इसकी वजह आप नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत खुद ही है। हुकूमत की जानिब से बर वक्त LNG के ठेके और टेंडर्स नहीं दिए गए, कि जिसकी वजह से, जिसके पेश नज़र हुकूमत को सर्दियों में LNG की किल्लत का एक बार फिर सामना करना पड़ेगा, और अब ऐसा ही हुआ है। 11 सितंबर को दी जाने वाली बोली में दिसंबर और जनवरी के महीनों के लिए पाकिस्तान को 8 LNG कार्गोज की सप्लाई के लिए एक भी बोली मौसूल नहीं हुई एज वी स्पीक, कि जिसके बाद वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि मुल्क में LNG का बहरान क्राइसिस अपने इब्तदाई मराहिल में दाखिल हो चुका है, कि जो जल्द ही तवानाई बहरान को भी जन्म दे देगा, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए भी LNG की ज़रूरत होगी, और अगर हुकूमत के पास LNG सिरे से है ही नहीं या होगी नहीं, तो फिर इंडस्ट्री और घरेलू सारिफीन को कहाँ से दी जाएगी। इसके अलावा LNG तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत के पास वाहिद ऑप्शन फर्नेस ऑयल या डीजल से बिजली पैदा करना रह जाएगा, कि जो कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। ऑफ कोर्स ये भी एक गर्दिशी क्राइसिस है कि जिसका सामना बार बार अवाम को करना पड़ता है, बट द आयरनी इज कि इन सब गलत फैसलों का या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग का सवाल हुकूमत वक्त से अब नहीं किया जा सकता, जिस तरह आज प्रोसिक्यूटर जनरल ने लाइटर टोन कह दिया। We're going to take a very short break. Stay with us. नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं ले रही, एक कॉन्फिडेंस का फुकदान है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, जिसकी वजह से बेयकीनी का माहौल पैदा हो रहा है, और इस तमाम का असर स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ रहा है, कि जो किसी भी मुल्क में सरमायाकारी के माहौल को साजगार होने या ना होने का पैमाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 14 जून से मुसलसल मंदी का शिकार है। आज के SE 100 इंडेक्स 43,883 पॉइंट्स पर बंद हुआ, कि जो 14 जून 2021 को 100 इंडेक्स 48,632 पॉइंट्स था, यानी कि 5 माह में 5,000 पॉइंट्स की कमी। 1 पॉइंट गिरने का मतलब यह है 1 से 1.5 अरब का नुकसान हुआ है, और 5,000 पॉइंट्स गिरने का मतलब सरमायाकारों के 5,000 अरब रुपए डूबना है। यहां तक ही नहीं, डॉलर के मुकाबले में रुपया भी गौते खा रहा है। आज डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 171 रुपए पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता 3 सालों में रुपए की कदर में 46 रुपए की कमी देखी गई है, कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज और सूद में भी अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हो रहा है। मईशत की सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही। सर्कुलर डेट, महंगाई, रुपए की कदर में कमी, तवानाई बहरान, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, तजारती खसारे में रोज बर रोज बढ़ोतरी, और इस सब के दरमियान वजीर खजाना शौकत तरीन का वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकराती अमल का आगाज। बात करते हैं इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब से, जो गहरी नज़र रखते हैं डिवैल्यूएशन के हवाले से भी, मार्केट कॉन्फिडेंस के हवाले से भी। खुर्रम, बताइएगा कि ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि डिवैल्यूएशन जो है वो मुसलसल जारी है, स्टॉक मार्केट सीम्स टू बी क्रैशिंग, ये क्यों हो रहा है?
देखिए, इसमें ना दो रीजंस हैं महर। एक तो हमारा डोमेस्टिक रीजन है और एक ग्लोबल रीजन भी है। डोमेस्टिक रीजन अगर आप देखें तो आईएमएफ प्रोग्राम अभी जो है वो उसके टॉक्स शुरू हुई है और ये काफी अरसे बाद जो है हम दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम को रिज्यूम कर रहे हैं। और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना जरूरी है। उसकी वजह ये कि हमें जो है जो एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितनी हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं उस हिसाब से जितने हमारे डॉलर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आईएमएफ का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि आईएमएफ के ऑन बोर्ड होने के साथ दूसरे डोनर्स भी ऑन बोर्ड होते हैं। तो आपकी जो एक्सटर्नल अकाउंट की रिक्वायरमेंट है फंडिंग की, वो तकरीबन 22 से 24 अरब डॉलर है इस साल, जिसमें आपको डेट भी पे करना है अपना, उसका एक हिस्सा, और उसके साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा क्योंकि ग्रोथ चल रही है। तो ये तो आपका एक जो है डोमेस्टिक इशू है। दूसरा ये कि आपके यहाँ जो है इस वक्त इन्फ्लेशनरी जो है वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि महंगाई बढ़ सकती है आगे, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स में जो है वो तेजी हुई, मतलब उसमें जो है वो इंक्रीज किया गया इंटरेस्ट रेट, शरह सूद को, फिर डिवैल्यूएशन हो रही है। और जो ग्लोबल रीजन है वो कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। महर इस वक्त 50% से लेकर 150 से 200% तक डिफरेंट कमोडिटीज में जो है इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया भी है, उसमें एनर्जी का फ्यूल भी, ये सब कुछ है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स की नर्वस, अब ये कमोडिटी की प्राइसेस बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तो हुकूमत बार बार कोट करती है, बट यहाँ हमारी मिसमैनेजमेंट भी है, सप्लाई साइड इश्यूज हैं, अनसर्टनिटी है। अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो है, एज एन इकोनॉमिस्ट आप इसको लिंक कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में मंदी से? जी बिल्कुल, देखें अभी जो है अपॉइंटमेंट की बात चल रही है और उसमें डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर को ये हम कहते हैं कि जो मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप जो है वो सेम पेज पे हैं। तो अब फ्रिक्शन जो है, रूमर्स आती हैं जब मार्केट में कि फ्रिक्शन है या कुछ तरह के इश्यूज हैं या फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डेफिनेटली मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हर्ट करती है, उनको नर्वस करती है, क्योंकि बेसिकली इससे जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, जो कि इतनी ज्यादा जो है रिसेंट ईयर्स में नहीं, एटलीस्ट 3 सालों में नहीं थी। तो इस तरह की चीज जो है सिर्फ एक रीजन नहीं है। जी खुरम, आईएमएफ की जाने से भी अब सख्त शराइत आयद करने की बात हो रही है। तरीन साहब इज ओवर देयर, लेकिन बढ़ते करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना, शरह मुबादला, तवाज़ुन की इजाज़त, ज़रई पॉलिसी में मजीद सख्ती और दीगर मालियाती पॉलिसी भी शामिल हैं इन सब कॉन्वर्सेशंस में। यानी कि हम वी आर लुकिंग एट मजीद टैक्सेस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों के अलावा महंगाई में मजीद इजाफा होना बाकी है। क्या अवाम को अब कमर कस लेनी चाहिए? मजीद मुश्किलात ही आगे? जी बिल्कुल, देखें इसमें सिर्फ आईएमएफ की शराइत नहीं है, बल्कि जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है बढ़ गई हैं, उसकी वजह से हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उसके अंदर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट फूड का, एनर्जी का भी ट्रांसलेट होगा। और अगर आईएमएफ कहता है कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएं, तो वो तो और ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर के वजीर खजाना जो है इस चीज को जो है हैंडल कर सकेंगे। प्लस जो आईएमएफ है उसको ये समझाने की जरूरत है कि इस वक्त भी कोविड के असरात हैं, इस वक्त भी हम उस तरह से उस ग्रोथ पैटर्न पे नहीं है, और हमें जो है अभी जो है बहुत लीवे की जरूरत है। इस वक्त अगर हमने बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए और टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए, तो आपकी इकोनॉमी जो है उस स्टैग्नेशन का शिकार होगी। एब्सोल्युटली, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। खुरम शहजाद साहब, जाती राय, आपको लग रहा है कि रुपया मजीद डिवैल्यू होगा? देखिए फिर वही बात है कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और जो है डिवैल्यूएशन चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन हुई है। यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को भी साथ में फायदा होना चाहिए, हमारे एक्सपोर्टर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा लैग होगा, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है 2-4 महीने की, बट फिर स्टेबलाइजेशन जो है वो रुपये में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। 2-4 महीने मजीद मुश्किल हैं। नाज़रीन, आज के लिए इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।